हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम इसका है भाई पोल साइंस का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। मैं देखो हमारे पास क्या है कि जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और सुनो, जो मेरे पास है सत्ता की जो साझेदारी है इसका नॉर्मली मतलब क्या हो जाता है कि जो जनता होती है, सरकार, देखो जब भी सरकार चुनी जाती है तो जनता से पूछा जाता है। ठीक है, और कैसे पूछते हैं भाई? वोट लेके। बात में आ गई? अब सुनो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, सत्ता का मतलब है राज। ठीक है, अगला मेरे पास है साझेदारी। ठीक है, साझेदारी का मतलब क्या हो जाता है भाई कि नॉर्मल सी बात बोले, साझेदारी का मतलब है कि जनता का भी हक होता है सरकार के बनने में। जब भी सरकार बनती है जनता से वोट लेके पूछा जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो कह रहे कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मैंने बोला कि भाई जब भी किसी शासन व्यवस्था में राज करने की व्यवस्था है तो मैं इसमें जितने भी व्यवस्था है, हर सामाजिक समूह और समुदाय, ठीक है, जितने भी सामाजिक समूह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी जाति धर्म है, उन सबको क्या कि भाई देखा जाता है। ठीक है, और देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि जितने भी सामाजिक समूह है, फिर जितने भी समुदाय हैं, इन सबसे पूछा जाता है कि तुम किसकी सरकार बनाना चाहते हो। और कैसे बताते हैं भाई? वो वोट देके बताते हैं। ठीक, अगला कह रहे कि लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब आता है भाई ऐसी सरकार जिसमें जनता से पूछ के सरकार बनाई जाती है। बात में आ गई? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता खुद अपने नेता को चुनती है, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या भाई? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब हो गया कि जनता से पूछ के या फिर हर एक जितने भी जाति के लोग हैं उन सबसे पूछ के उसके बाद जाकर सरकार बनाना। ठीक, फिर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में मैंने बता दी भाई लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जिसमें जनता के हक से या फिर जनता अपना नेता खुद चुनती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। भाई कोई सी भी लोकतांत्रिक सरकार हो उसमें हर एक नागरिक का हिस्सा होगा, वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, या उसका जेंडर भले कुछ भी हो। बात में आ रही है? पहले था कि सिर्फ मेल फीमेल, उसके बाद क्या है जो ट्रांसजेंडर फिर जितने भी है ना, ठीक है, गे वगैरह, उन सबको भी देखा जाता है। उसके बाद यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। और भाई ये हिस्सा कैसे लेते हैं? भागीदारी के द्वारा। सबको वोट देने का अधिकार है, कोई भी इंसान हो। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिक को इस बात का अधिकार होता है, भाई ये जो मैंने बताया ना ऊपर, जो बताया मैंने शासन की व्यवस्था, उसमें नागरिक को इस बात का अधिकार है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, किस तरीके का शासन चलाना है, ठीक है, जनता से पूछा जाए। शासन करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला भाई मेरे पास है सरकार चलना, दूसरा है राज्य चलना। ठीक है, देखो अगर सिंपल सी बात बोले मेरे पास है लोकतंत्र। ठीक है, अगला मेरे पास है राजतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है जनता अपने नेता को खुद चुनती है। ठीक, और जो अगला मेरे पास है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब निकल के आता है वहां पर राजा होता है कोई ना कोई। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं राजतंत्र। और जो तीसरी बात मेरे पास है उसको बोलते हैं भाई सैन्य शक्ति। देश की जो भी सेना है, ठीक है, वो पूरे देश पे राज कर रही होती है। ठीक है, तो इन सब से ना मतलब कि इन तीनों तरीके में से कौन सा तरीका जनता को अच्छा लगता है, ये जनता से पूछा जाना चाहिए। अगली बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की क्या जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास भाई पॉइंट है, इसको बोलते हैं युक्तिपरक। युक्तिपरक तर्क का मतलब है जनता का फायदा या घाटा देखते हुए। ठीक है, तो पहला मेरे पास है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। भाई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जो पहला पॉइंट है उसमें ताकि जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनके बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, दूसरी बात राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। भाई राजनीतिक व्यवस्था जो है, जो राज करने का तरीका है सरकार का, ठीक है, ये व्यवस्था क्या बनी रहती है? कैसे बनी रहती है? जब सरकार बनी रहेगी तो ये जो व्यवस्था है वो भी क्या बनी रहती है। ठीक, और सरकार कब बनी रहेगी? जब जनता खुश होगी। इसीलिए भाई अगला मेरे पास है नैतिक तर्क। ठीक है, इसका मतलब है अंतर या भूत महत्व पर आधारित, मतलब कि पहलों की जो पहले बात हो चुकी है ना, पहले जैसे मान लो कि जो नीचे जाति के लोग हैं उन पर क्या बहुत ही अत्याचार हुए। ठीक, तो इन सब बातों को देखते हुए पहले जो ऊंची ऊंची जाति के लोग हैं सिर्फ उन सबको अधिकार था वोट देने का, लेकिन अब क्या भाई जितने भी इंसान है सब आराम से वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो नैतिक तर्क की बात करते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है,
सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगी, मतलब कि जनता का अगर हाथ सरकार को बनाने में नहीं होगा, तो लोकतंत्र या फिर जो सरकार है वो टिक नहीं सकती। ठीक, मान के चलो कि भाई 4 जाति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ले लिया मैंने। अब सिर्फ बोला गया कि भाई सिर्फ ऐसा बोला गया कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनसे लिया जाएगा वोट, सिर्फ इनके वोट माने जाएंगे और सबके वोट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो सरकार टिक नहीं पाएगी। ठीक है, जो 2 जाति के लोग हैं जिनकी बातें नहीं मानी जाती है, ठीक है, उनको क्या करेंगे भाई, वो सारे के सारे लोग आराम से सरकार को गिरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे उतरेंगे धरने पे। समझो धरना क्या होता है, रोड पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अपनी गाड़ी वाड़ी लाके रोड पूरा रोड जाम कर देंगे, तो सरकार आराम से गिर जाएगी उससे। ठीक है, दूसरा मेरे पास भाई लोगों की भागीदारी आवश्यक है। भाई सरकार को बनाने में लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो सरकार नहीं बन सकती। उसके बाद तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे। ठीक है भाई, अगला क्या है, लोग ने वोट दिया है तो वो इसी बात से वो खुश रहते हैं कि भाई हमने इस सरकार को वोट दिया और इस सरकार क्या अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इसलिए क्या साथ में जुड़े रहते हैं। मान के चलो कि भाई तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ठीक है, केजरीवाल ने उसका अभी दिल्ली में, मानो तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और भाई वो ना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा स्कूल बना दिया, रोड बना दी, सब कुछ बनवा रहा है, मान लो बना रहा है। ठीक है, तो क्या तुम बोलोगे हाँ भाई ठीक है हम इस सरकार के साथ है। अगर नहीं हो तो भाई बोल देंगे साथ नहीं है। ठीक, उसके बाद लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन के शासन किस प्रकार हो। ठीक है भाई, लोगों के पास ना ये अधिकार है, ये पावर है कि भाई जब भी सरकार बनेगी हमसे पहले पूछो। ठीक, अब बताए वैसे पूछा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, वो कैसे, वोट देकर। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से पूछने के बाद तुम्हारे घर पे आएगी सरकार, बोलेगी तुम बताओ क्या चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, जो पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया में करने बैठ के ना बैंड बज जाएगी सरकार की, हर एक जने के घर पे जाएंगे फिर पूछेंगे। हाँ एक तरीका है ऑनलाइन कर ले वो। ठीक है, और ऑनलाइन में तो बहुत सारा फेक काम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाई अगला तो मेरे पास है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। ठीक है भाई, आवश्यकता के बदले तुम्हारे पास महत्व लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो भी तुम्हारे एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें क्या है, आवश्यकता के बदले तुम्हारे पास क्या महत्व लिखा हुआ आ सकता है। बात तुम्हारी महत्व लिखा हुआ आ जाएगा और तुम्हें उसका समझना है। फिर तो क्या सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, ठीक है, जरूरत क्या है। ठीक है भाई, जो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। देखो भाई, अगर हमें समाज में शांति रखना चाहते हैं ना, तो सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूं। 4 जाति है, 4 जाति में से अगर सिर्फ 2 जातियों से पूछा जाता है, ठीक है, अगर सिर्फ 2 जातियों से पूछेंगे और 2 जातियों से नहीं पूछ रहे, जिन जातियों से नहीं पूछा वो क्या भाई मारपीट करेंगे आराम से। ठीक, मारपीट करेंगे, उसके बाद क्या शांति तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या भाई कि सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की मतलब जरूरी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना था। भाई देखो, बहुसंख्यक मतलब क्या है, तुम सबने पहले सुना होगा भाई। देखो नॉर्मली बोले बहुसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि नॉर्मली बोलता है ना, जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, मतलब कि जो पहले एक देश था उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ठीक है, पारसी बोलते हैं सर। ठीक है, ठीक है, मतलब कि वहां पे पारसी लोग रहते हैं। तो वहां पे पहले जितने भी सारे पारसी लोग रहते थे, वहां पे एक मुस्लिम पहुंचा। ठीक है, उसने 20 साल के अंदर इतनी, देखो पहले सारे पारसी लोग थे उस देश में, एक मुस्लिम पहुंचा भाई 20 से 40 साल के अंदर ना हुआ क्या कि जितने भी लोग हैं, ठीक, वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, मुसलमान की संख्या जैसे ही ज्यादा बढ़ी, उससे क्या हो भाई, वहां पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। अब वो जो देश है ना पूरा मुसलमानों का बन गया है। ठीक, इंडिया के अंदर सेम चीज है, यहाँ पे भाई मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, अब ना नॉर्मली बोलते हैं कि अब क्या भाई इनकी सरकार बनेगी। बात समझ आ रही है, जैसे मान लो अभी तक क्या हिंदुओं की सरकार बनी है। ठीक, उसके बाद क्या होगा भाई कि जब मान लो कि मुसलमान की संख्या बढ़ गई तो फिर मुसलमान सरकार बनेगी। ऐसे मान लो अगर जो सिख लोग हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना तो इनकी सरकार बनेगी। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से होता है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उन इंसानों से खतरा होता है। ठीक है, तो वही बता रखा है कि किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। भाई कोई सा भी समाज हो, उसमें जो जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे ना, उनका खतरा बना रहता है। उसके बाद
कह रहे बहुसंख्यक का आतंक ना केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। देखो, जिन जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जिनकी संख्या कम है उनको तो तबाह करते हैं, उनको तो मारते ही हैं, वो खुद भी कम हो जाते हैं। भाई अगर मारेंगे तो ये थोड़े सिर्फ मारते रहेंगे, ठीक है, मरेंगे भी तो, ऐसे ही होता है। तो कह रहे कि सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। ठीक है, देखो अगर हम सत्ता की साझेदारी को चलाते हैं ना, तो उससे क्या है, ये जो बहुसंख्यक का जो खतरा है, बता दें मैंने, बहुसंख्यक क्या होता है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो एक देश है, ठीक है, उस देश के अंदर क्या है, टोटल मान के चलो कि 100 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 100 करोड़ में से 70 करोड़ लोग ना एक जाति के हैं, ठीक है, और 30 करोड़ लोग दूसरी जाति के हैं। बस आगे टोटल में बस का 100 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ एक जाति के और 30 करोड़ दूसरी जाति के। सिर्फ 30 करोड़ वाली जाति से पूछा गया कि भाई तुम बताओ किसकी सरकार चाहते हो, 70 करोड़ मिलकर 30 करोड़ को निपटा देंगे, ऐसा होगा। ठीक है, सुनो उसके बाद भाई अगला मेरे पास है, लोगों की आवाज ही लोकतंत्र सरकार की नींव बनती है। देखो, लोग ना जिसके खिलाफ आवाज उठाती है, ठीक है, उसकी सरकार बनती है। ऐसा देखो, मैं ऐसा बोला हूं, लोग ना जिसके खिलाफ आवाज उठाई ना, मान लो जिसके लिए आवाज उठाई, लोगों ने जिसके लिए आवाज उठाई उसकी सरकार बन जाएगी, और जिसके खिलाफ आवाज उठा दी उसकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो भाई देखो भाई, कह रहे लोगों की आवाज ही लोकतंत्र सरकार की नींव बनती है, इसीलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो लोगों से नहीं पूछेंगे ना तो सरकार टिकेगी नहीं। ठीक, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में सबसे अभी जो ज्यादा है ना, वो क्या कि जो हिंदू लोग अभी ज्यादा है। मान लो हिंदुओं से नहीं पूछा जा रहा कुछ भी, तो हिंदू क्या करते हैं भाई, और सारी जातियों को तबाह कर देंगे। इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या जरूरी है, सबको पहले पता होना चाहिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी की क्या जरूरत है। ठीक है, उसके बाद भाई अगला के पास है, सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। कह रहे कि एक में समझदारी भरा कारण, दूसरा है नैतिक कारण। ठीक है, देखो क्या सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। ठीक है, समझदारी वाली बात यह है कि भाई जो भी लोगों के बीच में लड़ाई होती है उसको रोकना। ठीक है, और जो बहुसंख्यक है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनके आतंक को रोकना। बस मारिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दो बातें हैं, एक है समझदारी वाली बातें। ठीक है, समझदारी वाली बात का भाई मेरे पास मतलब ये निकल के आता है कि पहला है जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनके आतंक को रोकना। जैसे मान लो कि हिंदू लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अगर ये आतंक पर उतर आए ना तो क्या भाई पूरे देश को तबाह कर देंगे। ठीक, उसके बाद करें कि सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। इसका मतलब भाई जो लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, उसको शांत रखना, उसमें क्या है सबको हक देना। बस तुम्हें ध्यान रख के चलना है इसमें, इस पॉइंट के अंदर जो बात ध्यान रख के चलनी है वो बात यह है कि बहुसंख्यक को संभालना। ठीक है, और क्या है जो नैतिक कारण है उसको संभालना। भाई ना वन शॉट वीडियो, ठीक है, और किसी में बहुत ही डिटेल में समझाऊं वो पॉसिबल नहीं है। अगला भाई, अगला जो मेरे पास है वो है बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। ठीक है, जो बेल्जियम है वहां के समाज की जातीय बनावट क्या भाई, पता है बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है यूरोप का। ठीक है, देखो यहाँ पे बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। उसकी आबादी हरियाणा में जितने लोग हैं ना उससे आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है, मतलब बहुत ही मजबूत बनावट है इनकी। ठीक है, अब भाई यहाँ पे कह रहे कि इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, बाकी जो 1% लोग वो क्या जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है भाई, इंडिया में तो पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, कह रहे कि राजधानी जिसको बोलते हैं ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है, जबकि 20% डच भाषा बोलती है। और जो उसकी जो राजधानी है, ठीक है, उसकी क्या भाई 80% जो लोग हैं वहां के वो क्या बोलते हैं फ्रेंच भाषा, और 20% क्या बोलते हैं डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा भाई देखो यहाँ पे जो 80% लोग हैं ना राजधानी के अंदर, इसको बोलेंगे बहुसंख्यक। ठीक है, तो बताओ राजधानी पे नॉर्मली जो है फ्रेंच भाषा बोली जाएगी या फिर डच भाषा बोली जाएगी? फ्रेंच भाषा बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग कौन से
फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, तो हमेशा क्या है, बहुसंख्यक की चलती है। ठीक, अल्पसंख्यक फ्रेंच करेंगे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा है। ठीक है, यहाँ बता रखा है भाई, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग है ना, नॉर्मली बोलो, देखो जो यहाँ पे वो लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ताकतवर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखके चलना भाई, कोई सा भी देश है, उस देश के अंदर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक, वो ताकतवर होते ही होते हैं हमेशा से। ठीक है भाई, अगली बात मेरे पास है, जो मेरे पास है बेल्जियम की समझदारी, एक तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास क्या, देखो, ऐसे भाषाई विविधताओं, भाई भाषाई विविधताओं का मतलब है अलग अलग बोलने वाली भाषा। ठीक है, तो कह रहे कि ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक का मतलब है लोगों का रहन सहन, ठीक है, लोगों का इतिहास क्या है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सांस्कृतिक। जैसा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, ठीक है, किसी और के पूर्वज कैसे हैं, इसको बोलते हैं संस्कृति। वो किस किस त्योहार वगैरह को मनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं संस्कृति। तो ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़ों के कारण बन जाते हैं। देखो, किसी भी जगह पर ना अगर अलग अलग भाषा बोली जाती है ना, तो वो क्या, लड़ाई के कारण बनते हैं। तो मैं इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया के अंदर पहले लड़ाई होती नहीं थी, ठीक है, एक बंदा आया, देखो जो इंडिया के जो लोग थे ना, वो पहले एक ही भाषा पर टिके हुए थे, ठीक, वो क्या, हिंदी बोलते थे वरना संस्कृत बोलते थे। तो अब क्या है कि जब ब्रिटेन के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे स्कूल में डाल दी इंग्लिश भाषा, ठीक, अब लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही इंग्लिश भाषा आई, लोगों की भाषा चेंज हुई, लड़ाई जाती है। तुम कभी ट्राई मानना, जो वो तुम्हारे दोस्त जो इंग्लिश बोलते हैं और दूसरे तुम, ठीक है, जो कि नॉर्मली मान लो हिंदी बोलते हो, ठीक है, जो भी इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, उनकी ज्यादा बनती नहीं है। वैसे ऐसा कोई होगा नहीं जो पूरी पूरी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। अब मैंने वही बोला कि भाई भाषाई विविधता सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़ों के कारण बन जाती है। फिर भाई कह रहे कि बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास का मतलब है देश में पैसों की बढ़ोतरी होना, ठीक है, देश में जीडीपी क्या है, बढ़ जाना, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भाई वही कह रहे कि बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। देखो भाई, अब ना वो सारे लोग जो डच भाषा बोलते थे, उन सबको ना बाद में सब कुछ मिलता है। जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, उनको सारी की सारी फैसिलिटी पहले मिलती थी, ठीक, और वो सारे लोग जो कम थे, ठीक है, जो डच भाषा बोलते थे, उनको सारी चीजें बाद में, ठीक है, ऐसा होता है हमेशा। उसके बाद कह रहे कि भाई इसके चलते 1950 से 1960 के दशक, भाई देखो तो पहले दशक का मतलब पता होना चाहिए। दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल। जैसे उसने बोला कि 1960 के दशक, 1960 के दशक का मतलब है 1960, 61, 62, 63, 64, ऐसे में बस क्या है 1969 तक है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये होता है। तो कह रहे कि इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1950 के दशक से लेके 1960 के बीच में क्या है, जो लोग फ्रेंच बोलते थे और जो लोग डच भाषा बोलते थे, इन दोनों के बीच में क्या है भाई, एक तरीके से मान लो तनाव बढ़ने लगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में ना मनमुटाव, लड़ाई की भावना बनने लगी, ठीक है। फिर डच भाषी लोग देश में बहुमत थे, ठीक है, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे। देखो वो सारे लोग जो डच भाषा बोलते थे, वो देश की राजधानी में तो बहुत ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन अगर एक मिनट सुनो भाई, जो डच में थे ना, जो डच भाषी थे, वो देश में बहुत सारे थे, लेकिन राजधानी में कम थे। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ, वो सारे लोग जो डच भाषा बोलते थे, वो देश के अंदर तो बहुत सारे थे, लेकिन राजधानी में बहुत ही कम थे, ठीक। उसके बाद देखो कर, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर, भाई जो बेल्जियम के लोग थे उन सबने क्या किया, एक ना नई प्रकार की शासन पद्धति का मतलब है राज करने का तरीका, ठीक है, इसको अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। भाई देखो जो बेल्जियम के लोग थे, उन सबने क्या किया, एक राज करने का ऐसा तरीका अपनाया जिसमें लोगों के बीच में जो सांस्कृतिक रूप से जो लड़ाई हो रही थी, अपनी भाषा को लेकर जो लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई क्या टल गई, वो लड़ाई क्या दूर हो गई, खत्म हो गई, ठीक। उसके बाद आगे 1970 से लेकर मतलब 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन
संशोधन का मतलब बदलाव, ठीक है। संविधान का मतलब है कानून का समूह, अगर तुम समझ 9th पढ़ी है तो, ठीक है। तो वहां पे वही कह रहा है कि बेल्जियम ने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। बेगानेपन का मतलब भाई वो उस देश का है नहीं है, ऐसा एहसास ना हो किसी को, ठीक है, ना हो, कह रही एवं सभी मिलजुल कर रह सके। जो बेल्जियम है उसने अपने देश के कानून में सिर्फ इसलिए बदलाव किए ताकि जो वहां के लोग हैं, ठीक है, उनको अपने ही देश में रह के बेगाना सा फील ना हो, ठीक है। फिर कह रही सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है, ठीक है। पूरी दुनिया जो है ना, बेल्जियम ने जो तरीका अपनाया था जिससे लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, हर एक देश का उसकी तारीफ करता है, ठीक। अगला मेरे पास है, मैं देख लेना बेल्जियम के बारे में क्वेश्चन पक्का था 6 मार्क्स का, पता चले आज ऐसे मुंह बना बैठे हुए। तो बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। अब देखो मैंने बोला कि भाई बेल्जियम के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए हैं जिससे वहां की लड़ाई रुक गई, तो ये सारे वही तरीके हैं। बेल्जियम में टकराव का मतलब भाई लड़ाई, ठीक है, टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। ऐसे कौन कौन से कदम है जो कि उठाए गए हैं बेल्जियम में? सबसे पहला, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। पहले पता होना चाहिए भाई कि केंद्र का मतलब क्या होता है, राजधानी में, ठीक है। जब भी केंद्र बोलूं क्या समझना हमें, देश की राजधानी। तो केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच, भाई देखो ऐसा था ना कि जो फ्रेंच है वो 80% लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और डच का भाई 20% लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो देश की राजधानी थी वहां पे 20, देखो यहाँ पे ऐसा किया ना कि जो उनके मंत्री थे दोनों की संख्या बराबर रखी, उसकी भी संख्या बराबर है, उनकी भी संख्या बराबर है, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की। उसके बाद दूसरा, केंद्र सरकार ने अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी। देखो भाई 2 प्रकार की भाषा बोली जाती थी, तो पूरे देश में जो जो शक्ति थी, मान लो मिलिट्री पावर हो गई, ठीक है, एयर पावर हो गई, इससे क्या होता ना, परमाणु शक्ति, ठीक है, बिजली शक्ति हो गई, तो जितनी भी थी सारे वो क्या है देशों के बीच में 2 हिस्से में बांट दी ताकि लोगों के बीच में लड़ाई ही ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला जो मेरे पास है, ब्रुसेल्स में आकर सरकार ने इसमें 2 समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया, ठीक है। समान प्रतिनिधित्व का मतलब है लीडरशिप, दोनों को बराबर बराबर, पूरे देश में क्या है दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। उसके बाद सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। भाई सामुदायिक सरकार के निर्माण का मतलब क्या होता है, वो देखो कि इसका चुनाव संबंधी भाषा लोगों द्वारा होता है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सामुदायिक सरकार का निर्माण कर दिया। सामुदायिक सरकार का मतलब है एक समूह की अलग सरकार, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा देश है, ठीक, अगर वही की भाषा बोल दे तो जो वो सारे लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी अलग सरकार बना दी, ठीक है। वो सारे लोग जो डच भाषा बोलते हैं उनकी अलग सरकार बना दी, तो सबकी सरकार क्या भाई अलग अलग बना दी है, ठीक है। उसके बाद तो इसके वही कह रहा है कि इनका चुनाव संबंधी भाषा, हाँ भाई भाषा लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक व भाषा संबंधी शक्तियां होती है। देखो उस देश ने क्या किया भाई, सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। सामुदायिक सरकार क्या करती है, जो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, जिनकी संस्कृति एक जैसी है, उनकी सरकार अलग बना दी। हिंदुओं की जैसे मान लो भारत में देखे ना अगर, तो हिंदुओं की सरकार अलग, मुस्लिम की सरकार अलग, सिखों की अलग, ईसाइयों की अलग, सबकी सरकार के उन्होंने अलग अलग बना दी, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। पहले हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, अब इसके बारे में देख लो। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है भाई। तुम्हें पता होगा थोड़ा अलग सही हो, कन्याकुमारी टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है, ठीक है। एक इसके बराबर है, हरियाणा के बराबर है, लगभग बराबर है, पूरी बराबर नहीं है, ठीक है। अगला, बेल्जियम की भांति मतलब कि बेल्जियम की तरह यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं भाई। जिस तरीके से बेल्जियम में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं ना, यहाँ भी क्या है कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। फिर देश की आबादी का 74%, 74% भाग क्या है, सिहालियों का है, मतलब कि ना एक लोग है एक प्रकार के, ठीक। तो इसका भाई हाँ सिहालियों का है। उसके बाद जबकि 18% लोग क्या तमिल है। भाई हुआ ऐसा है कि ये जो तमिल लोग है ना, तमिल लोगों की संख्या कम है, तो वहां पे ये जो लोग है जो सिन्हाली बोलते हैं, ठीक है। सिन्हाली लोग जो है ये करते क्या है, तमिल के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं।
ठीक, वहां पे तमिल लोगों की बात चलने नहीं देते, इसीलिए क्या तमिल के लोग ना भाग भाग के क्या भाई इंडिया में आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाई और मुसलमानों का। भाई और जो हिस्सा है ना वो किसका है भाई, देखो बताएंगे 74% किसका है, सिन्हालियों का है, अगला 18% तमिल लोग का है, और जो भी बाकी बच गए हैं, ठीक है, 100% में से माइनस कर दो, 100 में से 74 माइनस कर दो, फिर क्या 18 माइनस कर दो, जो तुम्हारे बच गए वो सब किसका है, वो तुम्हारे पास है ईसाइयों का है, फिर मुसलमानों का। भाई अब तो वहां पे हिंदू भी जाके बसने लगे हैं कुछ कुछ। अब भाई श्रीलंका में टकराव की बात करते हैं, श्रीलंका में लड़ाई किस बात से होती है। अब देखो भाई कह रहे कि देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है। ठीक है, जो वहां का जो देश है, वहां का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पे तमिल लोग क्या अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिन्हाली लोग बहुसंख्या में है। देखो जो श्रीलंका का जो पूर्वी हिस्सा है ना वहां पे क्या है कि तमिल के लोग तो ज्यादा है, तमिल के लोग ज्यादा है, लेकिन और जितने भी हिस्सा वहां पे सिन्हाली लोग क्या है वो, और बाकी समय क्या है सिन्हाली लोग ज्यादा है। कह रहे कि यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे। भाई देखो अगर श्रीलंका की सरकार या फिर लोग वहां के चाहते कि भाई जैसे बेल्जियम ने किया है उस तरीके से हम भी कर लें तो निकाल सकते थे, लेकिन क्या परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिन्हाली ने अपने बहुसंख्यावाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया। देखो जिस तरीके से जो हमारे पास ये था ना जिसके बारे में पढ़ा नहीं, जो हमारे पास का जो बेल्जियम था, जिस तरीके से बेल्जियम ने अलग अलग जाति के लोगों की अलग अलग सरकार बना दी, अलग अलग समूह बना दिया, भाई श्रीलंका ने नहीं किया ऐसा। श्रीलंका में जो सिन्हाली लोग थे वो अपनी भाषा, अपना सब कुछ, अपनी संस्कृति जो तमिल लोग थे उनके ऊपर थोपना चाहते थे। वो बोलते थे भाई कि जो भाषा हम बोल रहे हैं वो तुम बोलो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बेल्जियम के अंदर क्या था कि जितने भी लोग हैं उन सब ने तो अपनी सरकार बना ली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है भाई, गृह युद्ध के बारे में बताऊंगा भी क्या होता है। ठीक, और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है भाई, और ये जो गृह युद्ध ना वो क्या अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगली बात करते हैं गृह युद्ध क्या होता है। कह रहे किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे क्या बोलते हैं गृह युद्ध। भाई सिंपल सी बात बोले, जब भी एक ही देश के अंदर जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनमें जो लड़ाई होती है ना उसे क्या बोलते हैं गृह युद्ध, और एक देश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो इसके बाद बस अगला है श्रीलंका में बहुसंख्या मतलब बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है। पहले पता ना बहुसंख्यकवाद कौन है, सिन्हाली लोग हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक कौन है भाई, जो तमिल लोग। ठीक है, अब बहुसंख्यकवाद कह रहे कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या बोलता है, बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि भाई जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगी, और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, अवहेलना का मतलब इनको इग्नोर करेगा। जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो उन लोगों को इग्नोर करेगा जिनकी संख्या क्या है, कम है। ठीक है, फिर भाई अगला मेरे पास है 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, 1956 में जो कानून बना था ना उन सब ने अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे उसकी बात करते हैं। तो 1956 में एक कानून पास किया गया सिन्हाली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। ठीक है, जो सिन्हाली समुदाय था भाई उन्हीं को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, जो सिन्हाली समूह उसे क्या सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ का संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, मतलब बौद्ध मठ ना एक तरीका है, ठीक है, जो बौद्ध के लोग करते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग है ना वो शासन करते हैं। फिर सिन्हालियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। भाई उसके हिसाब से क्या हुआ देखो, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जो सिन्हाली लोग हैं उनकी संख्या क्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें क्या किया गया, उनको जितनी भी सरकारी नौकरी थी फिर जो कॉलेज थे उन सब में, देखो कॉलेज है अगर उसमें एडमिशन लेना है उन्हें पहले देंगे। पता है इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर वो सारे लोग जो SC ST होते हैं उन्हें कॉलेज में 5 से 10% की छूट मिल जाती है आराम से। तुम स्कूल में एडमिशन कराओगे ना, मान लो अभी 10th में हो, 10th में जाके 11th में तुम एडमिशन करवाओगे, मान लो किसी के परसेंटेज कम रह जाते हैं तो 5% तुम्हारे बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर
अगला कह रहा है कि सिन्हाली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिल की अवहेलना हुई। अब देखो भाई इस कानून के अंदर क्या हुआ, तुम्हें इसको याद रख चलना है कि भाई 1956 के कानून में कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ भाई, जो भी तमिल लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया गया था। सबसे बोला भाई तुम क्या है कि जो सिन्हाली भाषा है ना उसी को बोलोगे। अगला भाई जैसे हमने दो देश के बारे में पढ़ा, हम सेम तरीके से भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, जो भारत है वहां पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब सुनो भाई, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि को खुद ही चुनते हैं। बात समझ आ गई। फिर कह रही कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ के नागरिक सीधा मत अधिकार मतलब कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने नेता को वो खुद ही चुन लेते हैं। भाई भारत के अंदर ये होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, भारत है, भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि भाई जो लोग हैं अपने प्रतिनिधि को खुद चुन लेते हैं। चला था, ठीक है। उसके बाद कह रहे लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, ठीक है। भाई देखो लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो क्या किसी एक सरकार को चुन लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि इस तरह से चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है, डेली का शासन चलाती है वो, ठीक है। फिर कह रही और नए नियम बनाती है और क्या नए नए नियमों को बनाती है वो, ठीक है। कह रही कि यह नियमों और कानून का संशोधन करते, देखो या तो नए नए नियम बनाएगी या फिर वो क्या करेगी, कानून का संशोधन करती है, मतलब कि कानून जो पहले कानून बने हुए उसमें बदलाव करती है, ठीक है। फिर भाई अगला मेरे पास है, किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। भाई कोई सा भी लोकतंत्र हो, मतलब कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो कोई सा भी लोकतंत्र हो उसमें सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है भाई, प्रजा के पास, जनता के पास होती है, ठीक। जनता जो चाहेगी वही होता है हमेशा, बस तुम्हें पता नहीं कि भाई अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। फिर यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, सबसे बेसिक सिद्धांत है ये लोकतंत्र का, ठीक है। उसके बाद ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं, ठीक है। देखो लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें क्या कि भाई लोग ना खुद के ऊपर राज कर रहे होते हैं। बस हमारी अपने नेता को खुद चुनते हैं वो, ठीक है। अपने नेता को खुद चुनने के बाद वो क्या शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे देखो भाई, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार, देखो समुचित लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है, समुचित का मतलब है हर एक समूह के द्वारा चुना हुआ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके द्वारा चुना हुआ। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध का मतलब है अलग अलग विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है, ठीक है। देखो मैंने कहा भाई जो समुचित लोकतंत्र है इसके अंदर क्या होता है, जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं उन सबको क्या है, एक बराबर सम्मान दिया जाता है, ठीक है, एक बराबर उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। कह जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है, ठीक है, कोई सा भी नागरिक हो सबकी आवाज सुनी जाती है उसके अंदर, ठीक है। फिर इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिक के बीच हो, ठीक है। इसीलिए भाई लोकतंत्र के अंदर ये बात बोली जाती है कि जब भी राजनीति का बंटवारा हो, ठीक है, वो क्या जनता के बोलने से ही हो, ठीक है। अगला मेरे पास है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। भाई सत्ता की साझेदारी के क्या अलग अलग रूप है, ठीक है। अब सबसे पहला सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। भाई सत्ता को बांटते कैसे, सबसे पहला मतलब कि ना सत्ता को ऊपर से कैसा बांटा जाता है। सबसे पहले मेरे पास है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण कैसे होता है। पहले होती है केंद्रीय सरकार, ठीक है। केंद्रीय सरकार का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात बोले पूरे देश पे कौन राज कर रहा है, ठीक है, पूरे देश पे किसकी सरकार चल रही है। अभी चल रही है भाई जैसे मान लो बीजेपी चल रही है, अभी बात सुन रही है, अभी क्या पूरे किसके बीजेपी चल रहा है। अगला पास है राज्य सरकार, हर एक राज्य की सरकार, जैसे दिल्ली है यहाँ पे केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से तुम्हें पता होगा और कहाँ पे है वो, ठीक है। अगला बस है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा इलाका ये वाला, यहाँ पे सरकार किसकी भाई, अभी किसकी है, बीजेपी की है,
ठीक है, यहाँ पे भी किस लिए बीजेपी भी, ठीक है। तो ऐसे क्या अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग सरकार होती है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है सत्ता का क्षेत्रीय वितरण। भाई सत्ता में क्षेत्र के मतलब कि क्षेत्रीय वितरण का मतलब क्या है, भाई कौन कौन से नेता होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है क्या सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण कैसे होता है। पहला होता है विधायिका। विधायिका तुमने देखा तुम्हारे गाँव में विधायक वगैरह होते हैं, ठीक है। जो विधायक सुना नहीं सुना गाँव में, मतलब विधायक जी बोलते रहते हैं, ठीक है। बोलते हैं हमारा चाचा विधायक किस तरीके से, वही, ठीक है। अगला मेरे पास है कार्यपालिका। जितने पुलिस वाले हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जितने भी जो सिविल सर्विस पास करके बनते हैं ना, जो भी तुम्हारे मतलब कि यूपीएससी के एग्जाम को निकाल के जो बनता है ऑफिसर, वो सारे किस में भी कार्यपालिका के अंदर। और अगला मेरे पास भी न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है, जो भी जज वगैरह होते हैं ना, वो किस में होते हैं, वो न्यायपालिका के अंदर होते हैं। बात समझ आ रही है। जो भी जज वगैरह होते हैं वो सारे किस में आते हो, जो न्याय दिलाते हैं वो आते हैं न्यायपालिका के अंदर। अब भाई बात करते हैं विभिन्न सामाजिक समूह मसलन। देखो जो अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं, फिर जो कोई सा मसला होता है, फिर भाषीय मतलब कि भाषा संबंधित और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का वितरण, ठीक। जैसा कि मैं बता दिया बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। मैं तुम्हें बताया कि अगला तरीका क्या है, अलग अलग जाति को लेके बना सकते हैं। मान लो कि हिंदुओं की अलग सरकार बना दी, मुस्लिम की अलग सरकार बना दी, सिखों की अलग सरकार है, ईसाइयों की अलग सरकार है। ऐसी सरकार भी चाहे तो बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद अगला है विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता का वितरण। एक तरीका देखो भाई, हम पता पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे हैं कि सत्ता के अलग अलग प्रकार क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने एक तरीका पहले बता दिया, ऊपर दो तरीके बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ये वाला है कि विभिन्न सामाजिक समूह वाला, ठीक है। चौथा मेरे पास है ये विभिन्न सामाजिक समूह या जिनका दबाव चलता हो, जिनका राज चलता हो, ठीक है। राजनीतिक दल, जिनका राजनीतिक दल बहुत ज्यादा है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी भी सरकार चाहे तो बन सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास भाई क्षैतिज वितरण में क्या होता है, विधायिका के बारे में बताया था मैंने, तो विद्यापिका के बारे में कानून का निर्माण जो करते हैं, ठीक है। विद्यापिका में वो सारे लोग आते हैं जो सिर्फ कानून का निर्माण करते हैं। और जैसे राज्यसभा, ठीक है, और मेरे पास क्या भाई राष्ट्रपति, ये जो मेरे पास है ना, ये भी एक सरकार का रूप होते हैं। अगला कार्यपालिका की बात करते हैं भाई। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून का क्रियान्वयन। जो कानून बन गया है, ठीक है, अब उसको ढंग से चलाना। जैसे मान लो कि पुलिस वगैरह क्या करते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो भी कानून बने हुए हैं उन कानून को ढंग से लगाते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब उनका काम है कि अगर कोई इंसान टैक्स नहीं भर रहा, उसके घर पर जाके पता करो फिर तो टैक्स क्यों नहीं भर रहा है, ठीक है। वैसे सारा ना ऑनलाइन हो जाता है अब, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके घर में क्या रेड पड़ रही होती है, ठीक। अगले पास है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का नौकरशाह, ठीक। कार्यपालिका क्या होता है भाई, कार्यपालिका को प्रधानमंत्री या फिर जो भी मंत्री के जितने भी परिषद होते हैं, जो मंत्री की पूरी टीम है, ये उनके एक तरीके से नौकर होते हैं, ठीक है। जो भी कार्यपालिका है ना, वो क्या सबके नौकर होते हैं। अगला मेरे पास है न्यायपालिका, ठीक है। भाई न्यायपालिका क्या, वो समझो कानून की व्याख्या करता है। न्याय का जो न्यायपालिका है वो हमें बताता है कि भाई कानून क्या है, कानून कैसे चलता है। तुम कोर्ट में जाओ ना कभी भी, अगर मान लो वैसे किसी पे धारा कोई ना लगे फिर भी लग जाती है, ठीक है, तो जज तुम्हें बताएगा कि भाई तुम्हें क्यों डाला जा रहा जेल के अंदर, ठीक है। अगला भाई सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय। देखो क्या होता है, मेरे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जितने होते हैं ना, ये सारे न्यायपालिका के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है। सबसे पहला भाई केंद्रीय सरकार के बारे में बताया था मैंने ऊपर, बस मैं तो पहले ऊपर हेडिंग बताई, ऊपर तुम्हें सारी हेडिंग बताई है, नीचे डिटेल में वो ऊर्ध्वाधर का वितरण कर दें तो पहले केंद्रीय सरकार जो देश के लिए होती है, राज्य को प्रांत भी बोलते हैं, ठीक है। प्रांतीय सरकार जो हमारे पास किसी भी राज्य के लिए होती है। अगला स्थानीय सरकार, किसी ग्राम पंचायत, किसी ब्लॉक समिति या जिला, ठीक है। बोलते हैं जिला की सरकार अलग होती है, ब्लॉक समिति की सरकार अलग होती है, ग्राम पंचायत अलग होते हैं। ये सारे क्या मेरे पास, इनमें सरकार किसकी चलती है भाई, स्थानीय शासन की बात चलती है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट जो मेरे पास है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर। मैं देखो इसमें वैसे टॉपिक तुम्हारा आएगा नहीं है,
फिर भी देख लो उसमें क्या इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक। लेकिन अगर क्षैतिज की बात कर दें, भाई क्षैतिज वाले पे आ जाओ। पहले मैं देखो ऊर्ध्वाधर का पहला पॉइंट बता रहा हूं और क्षैतिज वाले का भी पहला पॉइंट, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता सरकार का मतलब कि सत्ता का बंटवारा होता है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या होता है। तो पहला मैंने बताया कि भाई जो दोनों का पहला पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या है जो स्थानीय सरकार है इसमें होता है। और जो क्षैतिज का जो पहला पॉइंट है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच में बंटवारा होता है। जो दूसरा पॉइंट है ऊर्ध्वाधर वितरण का, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। इसमें एक होते हैं ऊंची सरकारें होती है, ऊंचे स्तर की सरकार, एक होती है नीचे स्तर की सरकार, ठीक। लेकिन इसमें सरकार के विभिन्न अंग में देखो जो सरकार के जो अलग अलग अंग है, कह रहे इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्षैतिज वितरण में क्या होता है भाई इसमें ना एक ही स्तर पे होते हैं और अपनी शक्ति का यूज करते हैं, ठीक। फिर ऊर्ध्वाधर वितरण का जो भाई तीसरा है मेरे पास, ठीक, इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। भाई जो ऊर्ध्वाधर वितरण है इसमें जो नीचे वाली सरकार होती है, ठीक है, वो ऊपर वाली सरकार का नौकर बन के काम करती है, ठीक। और जो मेरे पास क्षैतिज वितरण का जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। भाई क्षैतिज वितरण के अंदर क्या होता है, हर एक इंसान ना मतलब कि हर एक नेता वो किसी दूसरे नेता के ऊपर कंट्रोल पाता है अपना अपना। बात समझ आ गई भाई। देखो तुम्हें करना क्या है, नॉर्मली तुम्हारा चैप्टर एंड हुआ है, तुम्हें पहले जो भी पूरा चैप्टर है, ठीक है, इसके जितने नोट्स हैं उन सबको पहले तुम्हें याद करना है, ठीक है। याद करने के बाद जो अगली चीज क्या है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको याद करना है, पढ़ पढ़ के एक बार बुक की रीडिंग कर लेनी है। जितना मैंने पढ़ा दिया इसको 2 से 3 बार पढ़ना, जो वीडियो बनी पड़ी है, ठीक है, इसे तुम्हें देखनी है। हफ्ते में एक आध बार कभी भी देख लो टाइम निकाल के, जो देख सकता है, वरना नोट्स पढ़े, नोट से याद करो, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उन्हें याद करके चलना और पढ़ लेना एक बार, अगला तुम्हारे पास देख लेना। और जो भी तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो उसे करो, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा हो जाना चाहिए वाला।